हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ पर भी होंगे अपना तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, चलिए हम JSSC JEE पेपर 1 का जनरल इंजीनियरिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या सा क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग करेंगे हम लोग। 30 सवाल करने वाले हैं, उसमें से इलेक्ट्रिकल करेगा, मैकेनिकल करेगा, सिविल तीनों करेगा। ठीक है, बस आप लोग करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा। हालांकि आप लोग शेयर करते नहीं, आप लोग सेल्फिश टाइप के हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग जो सैटरडे को सोचे थे मिनी टेस्ट एक टेस्ट लिए थे, उसमें रिस्पांस बढ़िया नहीं मिला। ठीक है, तो आप फिर सैटरडे टेस्ट अब नहीं लेंगे। हालांकि सीजीएल का भी लिए थे संडे के दिन, अच्छा रिस्पांस मिला तो सीजीएल को लेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह के वीडियो लेंगे, आपको देंगे वीडियो, लेकिन मिनी टेस्ट के रूप में अब नहीं लेंगे, जेई वाला खास करके। ठीक है, आप इतना मेहनत करके क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोग शेयर नहीं, देख के शेयर नहीं कीजिएगा तो उतना मेहनत कौन करेगा भाई। ठीक है, उसके लिए आप लोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं ताकि आपको बेनिफिट मिल सके मैक्सिमम जनरल इंजीनियरिंग में, और आप लोग चाहते ही नहीं है। ठीक है, तो जेई का आप मिनी टेस्ट अब नहीं लेंगे। उसमें कितना अच्छा था, 40 क्वेश्चन आराम टेक्निकल का रहता और 20-25 क्वेश्चन रहता आपका ये वाली पेपर जो 40 क्वेश्चन में है, साइंस वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, जीके जीएस, मैथ रीजनिंग, सब कुछ आप जिस तरह लिए थे उस हिसाब से, और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। फुल लेंथ करते हैं उसको, मिनी को फुल कर देते 120 क्वेश्चन का, लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं है। खैर चलिए, जो भी है, तो हम लोग पेपर 1 का करने वाले जनरल इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है डायरेक्ट यहाँ से भी। और पेपर 1 का जो अभी तक नहीं लिए, इसको PDF को जरूर ले लीजिएगा 149 रुपया में। ठीक है, इसमें से झारखंड जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर 6 महीना का है, और ये टोटल 411 पेज का है। और इधर तो भटकने से बढ़िया इस PDF को 2-3 बार पढ़ जाइए, काम बन जाएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पिछले बार आया हुआ था, जब CBT मोड में हुआ था ना, जब पिछले बार अक्टूबर महीने में, तो ऐसा हुआ था एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो ले लीजिएगा। और दोस्तों इस PDF का जो टेलीग्राम मिलेगा JSSC वाला पे, इसका आंसर वहाँ नहीं लेगा, इसलिए आंसर साथ में लिखते चले जाइए। ठीक है, आंसर साथ में लिखते चले जाइए, बाद में मत बोलिएगा आंसर दीजिए। इसका आंसर टेलीग्राम में नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलने वाला PDF। ठीक है, आंसर आप लोग साथ में लिखते चले जाइए। बताइए, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, CU को क्या रेशियो क्या बोलते होता है? ये CU डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपको। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है? तो इसका रेशियो क्या D60/D10 का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है बताइए? तो आपको रेशियो याद रखना है, D60 और D10 का रेशियो होता है। ठीक है, इसका आंसर पहला हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग बस वही क्वेश्चन करें दोस्तों जो एग्जाम में देखते साथ को आंसर मारना। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन सिंपल पूछेगा, 1 लाइनर, ज़्यादा न्यूमेरिकल और कुछ नहीं पूछने वाला आपको। ठीक है, पेपर 1 में, पेपर 2 में पूछेगा अपना ब्रांच से दबा के अच्छा खासा क्वेश्चन, लेकिन पेपर 1 में जैसे पूछेगा सेंसिटिविटी ऑफ ए क्ले डिफाइन, क्या जो क्ले मिट्टी का जो सेंसिटिविटी है उसको डिफाइन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, डिफाइन किए होंगे ना आप लोग जब पढ़ रहे होंगे, कैसे किए थे? यही किए थे कि रेशियो ऑफ अनकम्फाइंड अनकम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल टू दैट ऑफ सॉइल इन द अनरिमोल्टेड सब्सट्रेट। आप लोग सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, एक बार कम से एक बार देख तो लीजिए, एग्जाम में शायद आ गया दोस्तों, तो एक बार देखा रहेगा ना, तो आप ऐसे मार दीजिएगा। ठीक है, रेशियो वॉल्यूम सब तो आता ही नहीं है, परसेंट है, तो रेशियो ऑफ अनफाइंड अनकम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल टू दैट ऑफ द सॉइल, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसका सेकंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट इम्परमिबिलिटी, इम्परमिबिलिटी हाईएस्ट किसका होता है? कोर्स सैंड का, कोबल्स का, फाइन सैंड, सिल्ट का, बताइए किसका होता है? सिल्ट का होता है। ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। बल्क मॉडुलस इलेक्ट्रिसिटी, बताइए क्या होता है? बल्क मॉडुलस बताए ना क्या होता है? पता ही होगा, के को बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एक यहाँ से रिजल्ट पिछला बार एग्जाम हुआ था, यहाँ से रिजल्ट आया था, डायरेक्ट पूछा हुआ था, फार्मूला पूछ दिया था, पेपर 1 में ही बोल रहे हैं, पूछा फार्मूला पूछा, इसके फार्मूला याद रखना है, dP/dV/V। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम और dP ये याद रखना है, ये बल्क मॉडुलस होता है। ठीक है, ये होता है बल्क मॉडुलस, ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस याद रखना, ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना, पूछा हुआ रिजल्ट है, हो सकता है आगे पूछ भी दे। ठीक है, माइनस टाइम में होता है dP/dV/dV। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा बताइए? इसमें क्या होगा? इंक्रीज विथ प्रेशर। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, जो चेंज इन वॉल्यूम कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, समझ लें। तो के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DP होता है प्रेशर के साथ, और के होता है इन्वर्सली, कहाँ गया भाई, चल क्यों जा रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, याद रखना आपको, जिसका आंसर B हो जाएगा, सेकेंड नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रियल फ्लूइड? रियल फ्लूइड के लिए कौन सा ट्रू बताइए? बताइए। इट इज इनकम्प्रेसिबल, जरूर डिफिनेशन ही है भैया, रियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल, बात सही है। हैज ए सरफेस टेंशन, ये गलत बात है, इज विस्कस होता है रियल फ्लूइड। ठीक है, तो इसका आंसर कौन होगा बताइए? बोथ 2 और 3 होगा। ठीक है, सॉरी,
ट्रू रियल फ्लूइड का बोला है ना, आइडियल थोड़ी बोला, रियल बोला, तो ये नहीं होगा। इसका सरफेस टेंशन होगा और विस्कस भी होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, रियल पूछा, हम आइडियल समझ लिए थे, ठीक है। रियल फ्लूइड क्या होता है, विस्कस होता है, सरफेस टेंशन भी होता है। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है बताइए। कंजर्वेशन ऑफ किसका, बर्नौलीज थ्योरम का किसका कंजर्वेशन होता है बताइए। एनर्जी का याद रखना, बर्नौलीज थ्योरम का एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ कंजर्वेशन फॉर्म्स बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, इससे सब क्वेश्चन बना हुआ था आपका। तो कंटिन्यूटी देखिए, बर्नौली क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान रखना है। और जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बर्नौली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। पिछला क्वेश्चन वही था, इसलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ ले आए तो आपको कोई दिक्कत हो। पाइजोमेट्रिक हेड क्या होता है, सम ऑफ डैश एंड डैश, क्या होता है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, पाइजोमेट्रिक हेड बोलते हैं। प्रेशर हेड अपन प्रेशर हेड, और देखिए क्वेश्चन क्या आता है एक बार देख लीजिए। पाइजोमेट्रिक हेड क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड और डेटम हेड को बोलते हैं, ठीक है। दोनों को सम को बोलते हैं पाइजोमेट्रिक हेड। द एफ्लोरेसेंस इज सेड टू बी मॉडरेट इन ब्रिक्स इफ साल्ट डिपॉजिट कवर डैश पर सरफेस और एरिया अप्रोक्सीमेटली 10%, 20%, 30%, 50%। इसका आंसर 50% हो जाएगा। द पोर्शन ऑफ ए वाल बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग इच टर्म है, जो पोर्शन ऑफ द वाल होता है बिटवीन में फेसिंग एंड बैकिंग इच टर्म, क्या बोलते हैं इसको, फेसिंग बोलते हैं, बैकिंग बोलते हैं, हर्टिंग बोलते हैं या रेकिंग बोलते हैं, इसको बताइए। उसको बोलते हैं हर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। फेसिंग बिटवीन, पोर्शन बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग इज कॉल्ड हर्टिंग। रिलक्टेंस बताइए, इसका यूनिट क्या होता है, रिलक्टेंस का यूनिट क्या होता है बताइए। रिलक्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका नॉर्मल फॉर्मूला एन आई अपॉन फाई होता है, ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे शायद, ठीक है। एन आई पर फाई होता है इसको इसको एक और क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस को हेनरी, हेनरी नाम सुने, हेनरी का इन्वर्स भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब 1 अपॉन हेनरी इसका यूनिट होता है, उसी को उल्टा होता है रिलक्टेंस, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर्स टर्न्स पर वेबर, देख सकते हैं एम्पियर्स का टर्न पर वेबर, इसका आंसर 3 हो जाएगा। इससे आपको क्वेश्चन देख लेना, आपको देखने से लगता है लेकिन आसान है, कुछ ने पूछा फेज डिफरेंस पूछा, ठीक है। तो दोनों को φ1 प्लस φ2 कर देना, फेज डिफरेंस तो यही होता है। तो इसमें कितना है, π/4 कितना है, π/4 मतलब 45 हो गया, और π/6 मतलब 30 हो गया, यही होता है, ठीक है। ये हो गया E1 वाला हो गया कितना 45 डिग्री, और ये हो गया 30, E2 45, टोटल फेज डिफरेंस कितना हो गया 75 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा 75 डिग्री। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू RMS, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू इंपॉर्टेंट है। आप लोग फॉर्म फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, एवरेज फैक्टर सब बढ़िया से पढ़ जाइएगा। द रेशियो क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रेस्ट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोग रिस्पॉन्स बढ़िया दीजिएगा ना, तब को इतना इतना चीज़ करवा देंगे ना एग्जाम के पहले, सब क्वेश्चन आपको देखा देखा लगेगा एग्जाम हॉल में, पेपर 1 में, ठीक है। तो आप लोग बस शेयर नहीं करते, बस वही प्रॉब्लम है। थोड़ा लोगों के साथ जुड़िएगा तब ने, अब आपके पीछे मेहनत कर, आप शेयर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। द ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर डैश सर्किट, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड बताइए, लीनियर, नॉन लीनियर, सेमीकंडक्टर, किसके लिए, लीनियर के लिए वैलिड होता है, V इज टू IR। द कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है बताइए, याद रखना है। जो कंडीशन होता है ओम्स लॉ का, हमेशा कहना टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट, जो टेम्परेचर होता है उस, देखो ये क्या, ये कांस्टेंट नहीं होता है, टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट, याद रखना है। वैल्यू तो करेगा नहीं, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। एकदम यही सब क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, आपको चिंता मत कीजिए। ए लाइट बल्ब्स ड्रॉज 300 मिली एम्पियर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इतना, द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब, देखो न्यूमेरिकल तो पूछेगा नहीं, पहली बात पूछ दिया तो सिंपल न्यूमेरिकल, कुछ है नहीं इसमें, क्यों नहीं है, क्योंकि V इज टू IR लगाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस निकालना, तो R क्या होगा, V अपॉन I। V कितना दिया हुआ है, 240 वोल्ट दिया हुआ है, और करंट कितना 300 MA मतलब मिली एम्पियर, मतलब इसको कैसे चेंज कीजिएगा एम्पियर में, 300 बताइए कितना, 10 के पावर -3, याद है ना, वैसे नहीं चेंज होता है। तो अब कुछ करना है ऐसा बताइए, ऊपर चल जाएगा 10 के पावर 3 और नीचे बच जाएगा 300, 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, ठीक है। 8 3 24 80, तो 800 हो जाएगा आंसर। सिंपल न्यूमेरिकल और कुछ नहीं दोस्तों,
इस तरह से पूछ सकता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स एंड ईएमएफ इन एनी क्लोज लूप ऑफ ए सर्किट जीरो, दिस लॉ उसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज का देखो, वोल्टेज का पूछा हुआ है तो भैया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हो जाएगा, सिंपल करंट, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, ठीक है। बताइए नोडल मेथड ऑफ ए सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है नोडल मेथड, कौन सा करेक्ट है? केसीएल और ओम्स लॉ, केसीएल केबीएल ओम्स लॉ, केसीएल केबीएल, केसीएल एंड ओम्स लॉ, तो कौन सा सही बताइए चारों में से? देखिए इसमें क्या कौन सा ही होता है ये ए बी सी डी, इसमें देखिए केसीएल एंड ओम्स लॉ तो होता ही है नोडल में, ठीक है। और इसमें बट बी इज रॉन्ग, ये गलत है, तो इसका आंसर देखो 4 हो जाएगा पूरा अपने मिला के, ठीक है। ए और बी आर करेक्ट, ए और बी गलत बात है, ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। किरचॉफ्स लॉ विल फेल, बताइए किरचॉफ्स लॉ कहाँ पे फेल कर जाता है, कहाँ पे नहीं लगा सकते आप? किरचॉफ्स लॉ कहाँ पे नहीं लगा सकते आप बताइए? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क में नहीं लग सकते, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में आप लोग किरचॉफ्स लॉ नहीं लगा सकते भैया। मोर्स टेस्ट नाम सुनेंगे आप लोग, वो डायरेक्ट उठा के बोल देगा, बताइए किसके लिए होता है मोर्स टेस्ट? बताइए इंपॉर्टेंट नाम है ये, और ये एसएससी जे में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मोर्स टेस्ट बताना है आपको, क्या होता है? मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए? मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए जांच किया जाता है इसमें मोर्स टेस्ट में, ध्यान देना मल्टी सिलेंडर इंजन, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ब्रेक पावर में भी मेजर्ड विद द यूज ऑफ, बताइए जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें मैकेनिकल के शिफ्ट में देखिएगा ये क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ था, ये जेपीएससी वाले एग्जाम पेपर में आया था, ब्रेक पावर क्या होता है, ठीक है। तो ब्रेक पावर इसे देख लीजिएगा, पावर इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और कौन कौन सा पावर होता है सब देख जाइएगा, ठीक है। फार्मूला सिंपल वन लाइनर का, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इज मेजर्ड विद द यूज ऑफ डैश, किसके लिए यूज होता है बताइए? तो ईडी करंट डायनामोमीटर, ठीक है, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। रनिंग कॉस्ट ऑफ द सीआई इंजन कंपेयर टू द एसआई इंजन, बताइए क्या होता है? रनिंग कॉस्ट सीआई इंजन एज कंपेयर टू एसआई इंजन, एसआई इंजन सीआई इंजन पता है ना, बताइए क्या होता है? लेस हाई, बताइए रनिंग कॉस्ट ऑफ ए सीआई इंजन कंपेयर टू द एसआई इंजन इज लेस होता है, ध्यान देना है, एसआई का ज़्यादा होता है रनिंग कॉस्ट और सीआई का कम होता है। चलिए देखिए इसमें दिया हुआ है आपको रिलेशन, बताइए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। वही बोले इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर और फ्रिक्शन हॉर्स पावर, तीनों इंपॉर्टेंट अपने अपने नाम है। तो इसका रिजल्ट याद रखना है आपको, क्या होता है इसका रिजल्ट, क्या होता है बताइए? इसका रिजल्ट जो होता है देखिए, इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होता है? ये होता है ब्रेक हॉर्स पावर प्लस फ्रिक्शन हॉर्स पावर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल पूछ देता है, कई बार होता है ना कि ब्रेक हॉर्स पावर दे दिया, ठीक है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर दे दिया, पूछ देगा फ्रिक्शन हॉर्स पावर कितना होता है, ध्यान रखना। इंडिकेटेड इज इक्वल टू, इंडिकेटेड ध्यान सिंपल रखें, इंडिकेटेड इज इक्वल टू बॉयफ्रेंड, ठीक है, इंडिकेटेड इज इक्वल टू बॉयफ्रेंड, ब्रेक पावर अपन फ्रिक्शन पावर प्लस में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बोला हुआ? चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, इसलिए कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक ही जैसा लग रहा है ना, तो आपको ध्यान रखना प्लस होता है बीच में। विच इज द, अच्छा इसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो ये देखिए वाला, ब्रेक पावर अपन फ्रिक्शन पावर क्या होता है, इसको मैं एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबसन इन एसआई इंजन, बताए एसआई इंजन पढ़े होंगे आप लोग, तो पहला स्टेज को क्या बोलते हैं? पहला स्टेज को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इग्निशन लेग बोलते हैं, ठीक है। पहला लेग आपको बहुत सारा 4-5 गो स्टेप वहाँ मिलता है, इग्निशन लेग होता है, फिर आफ्टर बर्निंग होता है, फिर फ्लेम प्रोपगेशन होता है, फिर रैपिड प्रोपगेशन। तो पहला स्टेज क्या रखना, एग्जाम में पहला स्टेज पूछता है, तो इस इग्निशन लेग बोलते हैं इसको। द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन 1 kg ऑफ मीथेन, आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल देखिएगा तो लंबा चौड़ा थोड़ा बन जाता है, लेकिन हम सिंपली याद रखना है 1 kg ऑफ मीथेन को क्या कंप्लीट कंबसन के लिए, 1 kg ऑफ मीथेन कंप्लीट कंबसन के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। समझ क्या कहना चाह रहे हैं? सो कहने का मतलब कि 1 किलो मीथेन है, उसको कंप्लीट कंबसन करवाना है तो कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, तो ध्यान देना 4 किलो, बस आपको दिमाग में रखना 4 किलो। सीआई इन सीआई इंजन द कंबसन इज, सीआई इंजन में कंबसन क्या होता है? हेट्रोजेनियस होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है एयर वगैरह का, ठीक है, याद रखना है हेट्रोजेनियस होता है, सीआई में हमेशा याद रखना है हेट्रोजेनियस होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन।
केल्विन प्लैंक्स लॉ, आपको थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ, ये सब देख लीजिएगा। तो केल्विन प्लैंक किसको बोलते हैं, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। तो केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विथ, क्या डील्स करता है बताइए। तो केल्विन प्लैंक्स लॉ यही बताता है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, यही बताता है। केल्विन प्लैंक लॉ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, यही बताता है, ठीक है। ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना बताइए कि हीट इनटू वर्क होता है, ध्यान देना है। देखिए ऑप्शन देखिए दोनों मिलेगा, वर्क इनटू हीट या हीट इनटू वर्क। तो हीट इनटू वर्क, ध्यान देना, एच इंटू डब्ल्यू, एच डब्ल्यू, होमवर्क से याद रखना है। केल्विन प्लैंक लॉ होमवर्क, केल्विन प्लैंक्स लॉ होमवर्क याद रखना है, एच से डब्ल्यू। फिर आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबैरिक हो गया प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, आइसोथर्मल हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट। ये सब चीज़ पता होना चाहिए, ये बेसिक कंसेप्ट इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़े होंगे, तो सिंपल पता होना चाहिए। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये सब चीज़ पूछता है सिंपल सिंपल तरीका से। तो आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इंट्रोपी चेंज क्या होता है बताइए, इंट्रोपी चेंज क्या होता है। सीबी लॉन, देखिए क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, सीबी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो सीबी लग गया यहाँ पे लॉग ऑफ T2 अपॉन T1, याद रखना अभी, ठीक है। सीबी लॉन लॉग T2 अपॉन T1 याद रखना, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं सीबी लॉन T2 अपॉन T1। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है, पेपर 2 में पूछेगा, ये मैकेनिकल में पूछता है, मैकेनिकल इंजीनियर दीजिए पेपर 2 में दीजिएगा, इस टाइप का आपको न्यूमेरिकल पूछेगा वहाँ पे। शॉर्ट्स कॉलम, आप लोग कॉलम के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि सिविल वाले के लिए अगर दिक्कत नहीं है और मैकेनिकल वाले दिक्कत नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल वाले को बता रहे हैं, कॉलम एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत तरह का कॉलम उसका होता है ना, 3-4 तरह का कॉलम होता है, तो देख लीजिएगा। उसको सिंपल पूछ देगा कि शॉर्ट कॉलम कहाँ फेल करता है बताइए। तो शॉर्ट कॉलम कहाँ बताइए, तो ये कंबाइंड क्रशिंग एंड बबलिंग में, ठीक है, शॉर्ट कॉलम फेल वहीं करता है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए। स्लेंडरनेस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये पेपर 1 में के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिकल के लिए पेपर 2 भी, और सिविल के लिए पेपर 2 में। पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, SR बताइए क्या होता है। इफेक्टिव लेंथ होता है, क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन, क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन। पढ़े होंगे आप लोग, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, इसको के बोलते हैं, L/K। अच्छा एक और क्वेश्चन जब डीप में पूछना चाहेगा, थोड़ा घुमाना चाहेगा, इफेक्टिव लेंथ अपन रेडियस ऑफ जायरेशन होता है ना, तो कौन सा होगा यहाँ, लिस्ट होगा, एवरेज होगा, मैक्सिमम क्या होता है, तो लिस्ट याद रखना, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ अपन आप डेफिनेशन याद रखिए कि स्लेंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, इतना याद रखना, ठीक है। तो L/K आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये स्लेंडरनेस रेशियो होता है, 80 से 120 वेरी करता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। तो इसमें क्या होता है, इज ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर क्या होता है बताइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ जायरेशन, नहीं, यहाँ इफेक्टिव लेंथ और रेडियस, तब यहाँ पे लेंथ होता और रेडियस ऑफ जायरेशन तब मानते, गलत हो गया ये। इफेक्टिव लेंथ अपन एरिया नहीं, इफेक्टिव लेंथ अपन लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, एरिया ऑफ नहीं, गलत बात है, ये भी गलत बात है, उल्टा कर दिया। इफेक्टिव लेंथ ये वैसे रहता तो सही हो जाता, इसका आंसर ना, ध्यान देने, समझ रहे ना। स्लेंडरनेस रेशियो इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन, यदि इसको उल्टा कर देते हैं तो ये सही हो जाता, इसको यहाँ और इसको यहाँ कर देंगे तो ये सही हो जाता, लेकिन उल्टा है, लेकिन गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बेसिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको पेपर 1 पेपर 3 सभी के लिए, जितने भी छात्र एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लेंडरनेस रेशियो। हालांकि एक पॉइंट आपको बता देते हैं, आपको जरूर आपको याद कर लीजिएगा, खासकर सिविल वाले बता रहे, इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है। जैसे आपको कंडीशन पूछेगा वहाँ पे, क्या पूछेगा, 4 तरह का कंडीशन बता रहे हैं, आपको याद रखिएगा, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ पे पूछ देगा यहाँ पे, और यहाँ पे एगो इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, सिंपल इफेक्टिव लेंथ पूछ देता है, ठीक। कैसे देखिए कैसे पूछेगा, जैसे पूछेगा ना, पहला पूछ देगा कैसे कि बताइए कि क्या होता है ना, ये दोनों साइड हिंज किया हुआ है, ठीक है। जैसे ऐसे आता है ना, दोनों साइड हिंज किया हुआ है, तो बताइए कि इसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा हिंज के दोनों केस में। तो आपको याद रखना, दोनों से हिंज बोलेगा, हिंज बोल रहा है तो दोनों साइड में, तो इसका इफेक्टिव लेंथ L हो जाएगा, ठीक है, L इक्विवेलेंट L हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये पूछेगा कि एक साइड फिक्स है, एक साइड फिक्स कर दीजिए, फिक्स हो गया इसको, एक साइड फिक्स कर दिए और दूसरा साइड फ्री है, दूसरा साइड मतलब क्या फ्री है, दूसरा कंडीशन। तो इफेक्टिव लेंथ बताइए क्या होगा, इसमें क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ 2L हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे बता रहे, याद रखिएगा, 2L हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या पूछेगा, तीसरा पूछेगा देखिए कि बोथ साइड हिंज फिक्स, देखिए बोथ साइड क्या है, इधर भी फिक्स है इधर भी फिक्स है, ठीक है, दोनों साइड फिक्स हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ क्या होगा,
L/2 या आधा हो जाता है। दोनों साइड फिक्स मतलब आधा हो गया। चौथा कंडीशन क्या बताएगा? चौथा कंडीशन दे देगा आपको कि एक एंड तो फिक्स है और एक एंड क्या है, एक एंड आपको फिक्स है, देखिए एक, और दूसरा एंड क्या है, हिंज किया हुआ है। हिंज मतलब ऐसे बोल्ड लगा, हिंज किया हुआ, जैसे यहाँ देखिए हिंज किया हुआ है दोनों साइड, तो L हो गया। एक साइड फिक्स एक साइड हिंज है, तो इसका क्या होगा L/√2। ये 4 पॉइंट आपको याद रख लीजिएगा। एक पहला शिफ्ट में क्या देगा, पहला एग्जाम होगा तो आपको ये दे देगा, ये वाला कंडीशन कि दोनों साइड हिंज किया हुआ है, तो इफेक्टिव लेंथ L हो जाएगा। दूसरा दिन क्या पूछ देगा कि एक साइड फिक्स है और एक साइड फ्री है, इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2L हो जाएगा। ये L है तो इफेक्टिव लेंथ 2L डबल हो जाता है। तीसरा दिन क्या पूछेगा तीसरा शिफ्ट में कि दोनों साइड क्या है, फिक्स कर दिया है, दोनों साइड क्या दिया, दोनों साइड फिक्स कर दिया, दोनों को लेंथ क्या होगा, दोनों साइड को फिक्स कर दिया तो L/2 आधा हो जाता है, ठीक है। और एक साइड फिक्स है एक साइड हिंज किया हुआ तो L/√2। चारों कंडीशन याद रख लीजिएगा, ठीक है। हो सके इसको परसेंटेज के रूप में दे दे, ठीक है, हो सकता है परसेंटेज के रूप में दे देता है कभी कभार, ठीक है। इसको क्या होता है, 2L हो जाता है 200%, L 100%, 50%, जितना उतना परसेंट। ये 4 कंडीशन आपको याद रखना है कॉलम वाला केस में, ठीक है। ये आपको मैकेनिकल आराम से बना देगा, सिविल वाला भी बना देगा, इलेक्ट्रिकल बच्चे फंस सकते हैं यहाँ पे, तो फंसना नहीं है। कंडीशन हिंज रखना है, दोनों साइड हिंज है तो L इक्वल हो जाएगा, एक साइड फिक्स एक साइड फ्री है तो डबल हो जाएगा, दोनों साइड फिक्स है तो आधा हो जाएगा, और एक साइड फिक्स एक साइड हिंज कर देंगे तो L/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट कंडीशन आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा गलती है कि शेयरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो शेयर कीजिएगा दोस्तों, तो यकीन दिलाते बहुत सारी चीज़ करवा देंगे, ठीक है। समय नहीं है फिर भी आपको करवा रहे हैं, सब सोच सकते हैं आप लोग, ताकि आप लोग डिमांड है इसलिए, तो थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दिया कीजिए, तभी तो आपको सैटरडे के दिन टेस्ट ले पाएंगे, जे वाला टेस्ट, मिनी टेस्ट हो सके उसको फुल में कन्वर्ट कर देंगे, तो रिस्पॉन्स मिलना भी चाहिए ना, ठीक है। चलिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नहीं किए होंगे सो, और जिसको PDF लेना होगा पेपर 1 के लिए 40 क्वेश्चन जरूर ले लीजिएगा, फ़ायदा ही में रहिएगा आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।